सेमिनार का आज का उन्वान है ख़तीब अकबर की खिताबत के इल्मी व अदबी आबाद-ओ-जहाद। पहली दरख्वास्त तो मुक़र्रीन के हुज़ूर में ये करना चाहूँगा कि जो मौजू है उसी पे गुफ्तगू करें, उसके बाहर गुफ्तगू ना करें। ये बड़ी माज़रत के साथ मुझे मजबूरन ऐलान करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने जो सेमिनार किया था उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मौजू कुछ था और बोल कुछ रहे थे। हालांकि आज के जो हमारे मुक़र्रीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मौजू से बाहर जाए। वो सब अपने अपने फ़न और अपने अपने मैदान के सारे हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं माहिरीन में हैं और कामिलीन में हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मौजू का सब ख्याल रखेंगे और गुफ्तगू मौजू पर ही की जाएगी, क्योंकि किसी भी सेमिनार की खूबी ये होती है कि जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो वो कामयाब तरीन सेमिनार कहलाता है। ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर 9 सितंबर सन 1936 ईस्वी में इसी लखनऊ में पैदा हुए और इसी लखनऊ में परवान चढ़े और फिर अपनी खिताबत का आगाज़ उन्हीं ने इसी शहर से 14 या 15 साल की उम्र में किया। सन 1950 में उन्हीं ने पहला अशरा मुहर्रम वज़ीरगंज में खिताब किया और जब उन्हीं ने पहला अशरा तैयार किया तो अपनी सवाने उम्री में ख़तीब अकबर ने तहरीर फरमाया है कि उसमें उनकी वालिदा ने उनकी खुसूसी तौर पर रहनुमाई फरमाई और ख़ुद उनके वालिद मोहतरम लिसानुल वाइज़ीन मौलाना मिर्ज़ा मुल्ला ताहिर साहब क़िबला अपने ज़माने के अहम तरीन ख़ुतबा में शामिल थे। तो जाहिर सी बात है खिताबत ख़तीब अकबर को विरासत में मिली थी, वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी। और जब वालिद और वालिदा दोनों ने इस अंदाज में तरबियत की हो कि अपने बेटे को फराज मिंबर पर देखने के ख्वाहिशमंद हों और बेटा भी ऐसा लायक और फायक कि जब फराज मिंबर पर आया तो वो मिंबर की उन बुलंदियों पर पहुंचा कि आज सारी दुनिया मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर नाम जैसे जहन में आता है तो नाम पीछे चला जाता है, खिताब पहले उभर के सामने आ जाता है, ख़तीब अकबर। ख़तीब अकबर कहते ही अगर कोई शक्ल हमारे जहन में आती है, कोई सूरत हमारे सफ़ाए जहन पे उभरती है तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ताबसरा की सूरत है। खिताबत और ख़तीब अकबर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए हैं। आज जब खिताबत का तसव्वुर भी हमारे जहन में आता है तो खिताबत बाद में और ख़तीब अकबर के नुक़ूश सफ़े जहन पर पहले उभर कर सामने आते हैं। ख़तीब अकबर एक शख्स नहीं थे, एक इदारा थे, एक फ़र्द नहीं थे, एक अंजुमन थे। शायर मरता है, शायरी नहीं। ख़तीब मरता है, खिताबत नहीं। अदीब मरता है, अदब नहीं। ख़तीब अकबर ख़तीब नहीं, खिताबत हैं। ख़तीब अकबर शायर नहीं, शायरी हैं। ख़तीब अकबर सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़तीब नहीं, उनका दायरा फ़ज़ाइल व मनाक़िब इतना वसी है कि खिताबत के साथ साथ वो एक बुलंद पाया शायर भी हैं, एक बुलंद पाया अदीब भी हैं, एक बुलंद पाया इंशा पर्दाज भी हैं, एक बुलंद पाया खाका निगार भी हैं। और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, ये कोई लफ्ज़ नहीं है जो मैं किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूँ। ये तारीख़ी एक हकीकत है जिसका सबूत हमने 6 माही इत्तला के ज़रिए से अपने क़ारीन को फराहम किया है, उनकी तहरीरों के ज़रिए से। आज उनकी तहरीरें पढ़ने के बाद उर्दू के माया नाज अदीब और नक्काद भी सर धुनते हैं और कहते हैं कि अगर ज़बान सीखना हो तो ख़तीब अकबर की तहरीरें पढ़ें। और हमारे दरमियान में वो शख्सियतें मौजूद हैं आज जो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे इस हवाले से। उर्दू के इस अहद के सबसे बड़े नक्काद प्रोफेसर शारिब उद-दौलवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो आज ख़तीब अकबर के ताल्लुक़ से इजहार ख्याल करेंगे और आप देखेंगे कि मेरे दावे किस तरह से हकीकत में तब्दील होते हैं और किस तरह से आप देखेंगे कि ख़तीब अकबर के जो इल्मी कारनामे हैं उन्हीं ने अहले अदब को मुतासिर किया है। ख़तीब अकबर की जो तरबियत हुई वो इस माहौल में हुई कि ख़तीब अकबर के वालिद
لسان الواعظین ملا طاہر صاحب قبلہ کو جب نواب رامپور کے یہاں سے یہ دعوت نامہ آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریاست رامپور میں ملازمت اختیار کریں اور آپ کی یہاں آمد ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہوگی، ہم لوگوں کی خوش بختی ہوگی، تو نواب رامپور کو، ریاست رامپور کو لسان الواعظین ملا طاہر صاحب قبلہ تابصرہ نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ ملا طاہر صاحب نے لکھا کہ نواب صاحب، قدردانی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن معاف فرمائیے گا، شاہ نجف کی ملازمت چھوڑ کے میں کسی نواب کی ملازمت قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ نجف کی ملازمت یعنی وہ اس وقت شاہ نجف میں مجالس خطاب کرتے تھے جو حضرت گنج میں امام علی کی امام بارگاہ ہے۔ تو یہ وہ خانوادہ ہے جنہی نے ہمیشہ اہل بیت کی وکالت کی ہے، جنہی نے ہمیشہ اہل بیت کی غلامی پہ فخر کیا ہے، اور خطیب اکبر ہی نہیں، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ملا طاہر صاحب کی نسل میں اس طرح سے آگے بڑھا کہ آج خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اردو خطابت کے علاوہ اردو ادب کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ ان کے سلام کے مجموعے، ان کا لکھا ہوا تذکرہ اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، آج اہل ادب اس زبان پر رشک کرتے ہیں۔ ان کے گھرانے کی زبان ایک مخصوص زبان ہے، ان کی تحریریں دور سے پہچان لی جاتی ہیں، اور خطیب العرفان کی شاعری، اور صرف شاعری بھی منقبتی شاعری نہیں، غزلوں کا بھی پورا مکمل دیوان ہے، اور اس کا نام خطیب العرفان نے غالباً مجھ کو شاعر نہ کہو یا کچھ اسی طرح کا تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی وہ شائع نہیں ہوا ہے، لیکن کافی ضخیم دیوان ہے، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہوگا۔ تو ہر صنف پر خطیب العرفان نے بھی طبع آزمائی کی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ فخر ملت مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ، جانشین خطیب اکبر مولانا مرزا اعجاز عباس صاحب قبلہ کی شکل میں، کہ آج پوری دنیا میں اس گھرانے کی طرف سے خطابت کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اور اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمہید میں مقرر کو آواز دوں گا نیر مجیدی کے ان 4 مصروں کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان زندہ باد، یہ کہہ رہے ہیں زمین آسمان زندہ باد، کہ کچھ الگ ہی تمہاری تھی شان زندہ باد، کہ کچھ الگ ہی تمہاری تھی شان زندہ باد۔ رہے گی صدیوں جہاں میں خطابتوں کی دھوم، رہے گی صدیوں جہاں میں خطابتوں کی دھوم۔ خطیب اکبر ہندوستان زندہ باد، خطیب اکبر ہندوستان زندہ باد۔